हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड तड़का। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने सीएसआईआर नेट जून 2023 का जो एग्जाम हुआ है उसका मैथमेटिकल साइंसेज का पार्ट ए का सॉल्यूशन। पार्ट ए का सॉल्यूशन देखेंगे मैथमेटिकल साइंसेज के लिए। जैसे क्वेश्चंस थे काफ़ी अच्छे रहे होंगे आपके। मैं आशा करता हूं कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी मेरे लेक्चर से। जिसने मेरे लेक्चर्स देखे उसमें से शायद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पैटर्न मिलता जुलता था। प्रीवियस ईयर जो 3 मैंने सॉल्यूशन करवाए थे उससे ही काफ़ी फायदा मिल सकता था आपको। जिसने वो सॉल्यूशन किए वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। बाकी अपने क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इसमें और भी ज़्यादा आपको पता लगेगा, एक्सपीरियंस होगा कि अपने क्वेश्चंस कैसे आए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of the age of mother and daughter is 14:1 at present. After 4 years, their ratio becomes 16:3. What was the age of mother when her daughter was born? तो डॉटर के जन्म पर उसकी एज क्या थी, उसकी मदर की, ये फाइंड करना था। एज प्रॉब्लम से रिलेटेड टॉपिक था ये। एज प्रॉब्लम प्रॉब्लम का टॉपिक है। उसमें रेशो का टॉपिक आ जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। सो एज ऑफ मदर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर का एज का रेशो गिवन है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट इसका रेशो है 14:1 के इक्वल। ठीक है, ये प्रेजेंट रेशो है। आफ्टर 4 इयर्स, 4 इयर्स हैंस, ठीक है, 4 साल बाद देखते हैं। चलो, आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स इसका रेशो क्या आ रहा है, ये गिवन है अपने 16:3 के इक्वल। तो सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इसको एज को अपने क्या मान लेते हैं, 14x एंड x मान लेते हैं ना। ठीक है, तो इसमें अपने क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 14x में 4 ऐड करेंगे तो 4 साल बाद इसकी एज आ जाएगी। और दूसरी डॉटर की एज फाइंड करनी हो तो x+4 आ जाएगी। x इसकी क्या मानी है, प्रेजेंट एज मानी है। तो प्रेजेंट एज 4 साल बाद x+4 आ जाएगी। इसका रेशो किसके इक्वल गिवन है, 16/3 के इक्वल गिवन है। तो ये आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 42x+12 के इक्वल आ जाएगा। और ये वैल्यू आ जाएगी 16x+16 4 जा 64 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, 16x इधर आएगा, x वाली टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड लेके गए तो 26x इक्वल टू 52 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 52/26, दैट इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 आ गई। मदर की एज फाइंड करनी है एट डॉटर बॉर्न। ठीक है, मदर की एज कितनी है वो देख लेते हैं। प्रेजेंट एज आ जाएगी ये, प्रेजेंट एज ऑफ मदर। ठीक है, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट पे अपने मदर्स एज है कितनी, 14 × 2, 14 × 2 = 28 ईयर्स, ये आ जाएगी। उसके बाद अपने डॉटर की एज कितनी आएगी वो भी देख लेते हैं। डॉटर्स एज आ जाएगी अपने 2 × 1, 2 इयर्स के इक्वल। ठीक है, अब अपने मदर की एज डॉटर के जन्म के टाइम देखना है, तो जन्म के टाइम 2 साल कम होनी चाहिए। ठीक है, एट व्हेन हर डॉटर वाज बोर्न, जब उसका जन्म हुआ तो मदर की एज क्या थी, मदर की एज 2 साल कम होनी चाहिए। तो अपने बी ऑप्शन राइट आएगा, 26 इयर्स। अगर प्रेजेंट एज पूछता तो 28 इयर्स आता। ये ऑप्शंस थोड़े से क्या है, अपने अच्छी तरह मेरे को ध्यान नहीं थे ऑप्शंस क्या है, इसमें क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शन मतलब इसका 26 करेक्ट आंसर आना है। बाकी ऑप्शंस क्वेश्चन में क्या गिवन थे एग्जाम में, ये इससे कोई लेना देना नहीं है अपने को। ठीक है, अपने करेक्ट ऑप्शन पे ध्यान दें थोड़ा सा। इसमें ऑप्शंस थोड़े से अलग हो सकते हैं, बाकी करेक्ट ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा और ऑप्शंस अलग हो सकते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था अपने रेशो से रिलेटेड, एज प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन गिवन है ए एंड बी हैव कॉइन्स ऑफ रुपी 1, 2, 5 and 10 in the ratio 3:2:2:1 and 4:3:2:1 respectively. Both have the same number of coins. A has the coins resulting into 270 rupees. How many rupees B have? B के पास कितने रुपीज हैं ये अपने
फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ए के पास रेशो गिवन है 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। ठीक है, इसका अपने रेशो गिवन है कॉइन्स का 3:2:2:1, ये अपने गिवन है। अब अपने इसको क्या मान लें, 3x 2x 2x एंड 1x जो भी है ये मान लेते हैं। उसके बाद इसका अमाउंट फाइंड करें, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x को 2 से करना पड़ेगा और 5 को अपने 2x से कर लेंगे मल्टीप्लाई, और 1x का मल्टीप्लाई होगा 10 से, दैट इज इक्वल टू 270 रुपीज। टोटल अमाउंट अपने 270 गिवन है ना, तो इसका टोटल करें, जैसे टोटल अपने 3x और 4x 7x 7x एंड 10x 17x 17 एंड 10 27x दैट इज इक्वल टू 270, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 270 अपॉन 27, ये वैल्यू आ जाएगी 10 के इक्वल। ठीक है, x की वैल्यू 10 के इक्वल आ गई, तो ऐसे करके अपने सभी कॉइन्स आ जाएंगे। कितने कितने कॉइन्स है, 1 रुपीज वाले कितने कॉइन्स हैं, ये अपने देखें तो 3 × 10 30 के इक्वल है, और 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है 2 × 10 ये 20 के इक्वल आ जाएंगे। 5 रुपीज वाले कॉइन्स भी 20 के इक्वल आ जाएंगे, देखो ठीक है 2x है ना। 10 रुपीज वाले कॉइन कितने आ जाएंगे, x के इक्वल है, ये अपने 10 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। ठीक है, टोटल कॉइन्स कितने आ जाएंगे वो भी देख लेते हैं। चलो टोटल कॉइन्स ए हैज, ठीक है, ए के पास कितने कॉइन है 30 + 20 + 20 + 10, ये इक्वल आ जाएगा 80 के। 80 कॉइन्स ए के पास है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स। सेम नंबर ऑफ कॉइन्स है, बी के पास रेशो गिवन है 4:3:2:1। ठीक है, इसको अपने 4y 3y 2y एंड 1y ये अपने मान सकते हैं। तो अपने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही तो गिवन है, ये अपने रेशो कॉइन्स का गिवन है, तो सभी को ऐड करें अपने। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, अपने 80 के इक्वल आनी चाहिए ना। अपने इसको टोटल किया तो अपने 10y के इक्वल आया, 10y को 80 के इक्वल रख सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, 10 अपॉन में चला जाएगा ना, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। वैसे करके अपने 1 रुपी वाले कॉइन इसमें कितने आ जाएंगे 32 आ जाएंगे, और 2 रुपीज वाले कॉइन कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे, और 5 रुपीज वाले कॉइन कितने आ जाएंगे। ठीक है, ये इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने 16 आ जाएंगे, और इसको अपने 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपीज वाले 8 कॉइन्स आ जाएंगे, इस तरह से अपने। ठीक है, अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सभी की, मतलब टोटल रुपीज। ठीक है, बी के पास रुपीज कितने हैं वो अपने देख लेते हैं। रुपीज कितने हैं 32 रुपीज हैं अपने, 32 कॉइन्स है 1 रुपीज वाले, तो 32 को 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 1 रुपीज के हैं, और ये 2 रुपीज के हैं, ये 5 रुपीज के हैं, और ये 10 रुपीज के हैं ना। ठीक है, अब बी के पास 2 रुपए वाले 24 कॉइन है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे अपने 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आ जाएगा 5 रुपीज वाला अमाउंट आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 10 से, तो 10 रुपीज वाला अमाउंट आ जाएगा टोटल। ये 32 आ गया, ये अपने 48 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80। ठीक है, तो ये टोटल करें तो ये भी 80 आ जाएगा, ये भी 80 है, ये भी 80 है, तो 240 के इक्वल क्या आ जाएंगे टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ये रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, बाकी बेसिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा बेसिक यूज था इसमें, बेसिक नॉलेज का काम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो -1 मतलब नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इनकरेक्ट के लिए -1 एंड 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। देयर आर टोटल 10 क्वेश्चंस, टोटल 10 क्वेश्चंस है। व्हाट इज नॉट पॉसिबल मार्क्स, व्हाट इज द नॉट पॉसिबल मार्क्स, नॉट पॉसिबल मार्क्स कौन से हैं। ठीक है, कौन से मार्क्स हैं वो नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे मैं सीधा बता देता हूँ, इसमें डी ऑप्शन देखें, जैसे डी ऑप्शन 10 के 10 क्वेश्चन मान लो सही है, तो 20 मार्क्स आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत है तो 2 9 18, इसमें से एक क्वेश्चन माइनस होगा तो अपने क्या आ जाएंगे 17 आ जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं भी अटेम्प्ट किया एक क्वेश्चन तो 18 आ सकते हैं। मतलब 19 किसी भी केस में अपने पॉसिबल ही नहीं है कि मार्क्स उसके 19 आ जाएं।
तो डी ऑप्शन इसका राइट आना था। जिसने डी ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही था, इसका 19 आंसर था, बिल्कुल करेक्ट है 19 वाला। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट टू डिजिट नंबर्स with one being obtaining by reversing the digit of the other, then difference of the squares always divisible by। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर क्या किससे डिविजिबल होगा? देखो एक नंबर तो अपने 2 डिजिट वाला मान लेते हैं 10x प्लस वाई है, दूसरा नंबर क्या मानेंगे उसका अपने रिवर्स करने पे, ऑर्डर रिवर्स करने पे आएगा। ठीक है, ऑर्डर रिवर्स करने पे क्या आएगा 10y प्लस एक्स आएगा। ठीक है, इसका अपने डिफरेंस करें, ये अपने किससे ऑलवेज डिविजिबल होगा, हमेशा डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा ये अपने बताना है। ठीक है, जैसे इसको अपने क्या करें, इसका स्क्वायर करें तो अपने 100x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20xy आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 100y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20xy आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, प्लस 20xy, सॉरी ये माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। 100x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो 99x स्क्वायर आ जाएगा, और इधर अपने माइनस का 99y स्क्वायर आ जाएगा, तो 99 कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह गया। तो 99 किससे डिविजिबल है? देखो 11 से डिविजिबल है, ऑलवेज डिविजिबल है ना 11 से। ठीक है, या फिर 9 से डिविजिबल है, 9 वाला ऑप्शन नहीं गिवन। 6 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 99 से पूरा 99 11 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो 11 इज द करेक्ट आंसर। 11 करेक्ट आना था इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ए स्पीक्स ट्रूथ 30% टाइम्स एंड बी स्पीक्स 40% टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्रेडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब है एक ट्रूथ बोले एक फॉल्स बोले, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है तो ये अपने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इजी क्वेश्चन थे ज़्यादा। इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी था, पहले दूसरे वाला थोड़ा सा मॉडरेट था। तो ए स्पीक्स ट्रूथ 30% टाइम्स, तो ए 30% टाइम्स क्या बोल रहा है, ट्रूथ बोल रहा है। ठीक है, तो बी बोल रहा है 40% टाइम्स ट्रूथ बोल रहा है ना। ठीक है, इसमें ट्रूथ आना था बी के लिए भी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कॉन्ट्रेडिक्ट कम, तो ए अपने क्या बोले ट्रूथ बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख लेते हैं। तो बी क्या बोले, अपने ट्रूथ ना बोले, बी ट्रूथ ना बोले, मतलब ये दोनों का क्या होगा, कॉन्ट्रेडिक्शन होना चाहिए। मतलब एक क्या बोलेगा ट्रूथ बोलेगा, दूसरा फॉल्स, दूसरा अपने लाई बोलेगा। ठीक है, तो अपने और दूसरे केस ऐसे हो सकता है, दूसरा केस कि ए लाई बोले और बी क्या बोले ट्रूथ बोले, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं इस केस में। मतलब ए ट्रूथ बोल रहा है कितने टाइम्स 30%, 30% को अपने 3/10 से लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही बी ट्रूथ बोल रहा है 40%, मतलब 60% क्या बोलेगा फॉल्स बोलेगा, मतलब लाई बोलेगा ना, तो 6/10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अपने दूसरे केस में क्या है, 30% ए ट्रूथ बोल रहा है तो 70% क्या बोलेगा लाई बोलेगा। ठीक है, तो 7/10 आ जाएगा ए के लिए, और बी के लिए अपने ट्रूथ अपने देखना है तो ट्रूथ 40% बोल रहा है तो 4/10 आ जाएगा। 100 एलसीएम ले लेते हैं सभी में से। ठीक है, ये 6 3 18 आ गया और 7 4 28 आ गया, टोटल सम करेंगे तो 46/100 ये इक्वल आ जाएगा 0.46 के इक्वल। तो 0.46 अपने सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आ जाएगा इस केस में 0.46। इजी क्वेश्चन था ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था प्रोबेबिलिटी में। एक क्वेश्चन और पूछा था, वो थोड़ा सा मॉडरेट था, वो मैंने बता दिया, वो आएगा एक और क्वेश्चन, वो करवाएंगे। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इन मीटिंग ऑफ 45 पीपल, 40 पीपल हु नो वन अनदर and remaining who knows no one, and those who know each other only hug, and who don't know each other only shake hands. Total how many handshakes were done in the meeting? तो मीटिंग में कितने हैंड शेक हुए हैं वो अपने फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में क्या है, अपने क्वेश्चन में
अपने ये गिवन है कि जैसे 45 पीपल हैं मीटिंग में, 40 पीपल तो एक दूसरे को जानते हैं, वो तो क्या करते हैं, हग करते हैं, ठीक है। और 5 पीपल ऐसे हैं वो किसी को नहीं जानते, खुद को भी नहीं जानते, मतलब खुद को तो जानते हैं, सॉरी, मतलब 5 पीपल्स में से खुद किसी को नहीं जानते। 45 44 जो रिमेनिंग 44 है, उसको एक पीपल है जो 5 में से मान लो वो 44 को जानता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा अपने जो ऐसे ही करके 5 पीपल हैं वो किसी को नहीं जानते ना। तो टोटल हाउ मेनी हैंडशेक्स हैं, तो हैंडशेक कौन करते हैं, जो किसी को नहीं जानते, ठीक है, किसी को नहीं जानते वो हैंडशेक करते हैं। जैसे 5 पीपल हैं, मान लो 5 पीपल का अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, एक अलग ग्रुप बना लिया, और 40 पीपल्स का अलग ग्रुप बना लिया। ये अपने दो टाइप के पीपल है ना। 40 पीपल तो क्या करते हैं, हग करते हैं ओनली, ठीक है। ये क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं, ये हैंडशेक करते हैं। मतलब ये 5 पीपल एक दूसरे के साथ हैंडशेक करेंगे तो कितने तरीके हो जाएंगे इसके, 5C2 हो जाएंगे, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसका यूज है, तो 5C2 आ जाएगा, मतलब 5 इंटू 4/2, ये वैल्यू आ जाएगी 10 के इक्वल। मतलब 5 पीपल आपस में क्या कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं अपने। तो ये कितने तरीके हो गए इसके, 10 तरीके हो गए ना, ठीक है, 10 मेथड्स हो गए टू हैंडशेक। तो इस केस में क्या है, 5 पीपल मान लो 40 पीपल के साथ क्या करें, हैंडशेक करें। तो एक आदमी 40 के साथ हैंडशेक करेगा, दूसरा आदमी आया वो भी 40 के साथ हैंडशेक करेगा, तीसरा आदमी आया वो भी 40 के साथ हैंडशेक करेगा। ऐसे ही अपने 45 टाइम्स आ जाएगा। ये अपने कितने हैंडशेक्स हो जाएंगे, टोटल 200 हैंडशेक्स आ जाएंगे इस केस में, क्योंकि ये आपस में तो खुद को जानते ही नहीं है, आपस में किसी को नहीं जानते, ठीक है। और ये 40 पीपल्स हैं, इनको भी तो नहीं जानते, क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं जानते, ठीक है। मीटिंग्स में आ जरूर रहे हैं लेकिन जानते नहीं है, ठीक है। तो 200 क्या आ जाएंगे, टोटल हैंडशेक्स आ जाएंगे। इस केस में दोनों को ऐड करें तो टोटल अपने हैंडशेक्स कितने आ जाएंगे, 210 के इक्वल आ जाएगा। टोटल हैंडशेक्स अपने फाइंड करने थे, ठीक है। जिसने 210 लगाया था उसका बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से तो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल थोड़ा सा क्या है, थिंकिंग वाला क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग में आ गया तो हो गया, नहीं तो थोड़ा मुश्किल भी बन सकता था आपके लिए। मैथमेटिकल साइंसेस वालों के लिए जो बी पार्ट था और सी पार्ट था वो थोड़ा सा इजी नहीं था, ठीक है। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड काफी इजी था कंपैरेटिवली टू बी एंड सी पार्ट के, ठीक है। तो बी एंड सी पार्ट जिसको कम आता था उसके लिए जनरल एप्टीट्यूड काफी हेल्प कर सकता था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जनरल एप्टीट्यूड के लेक्चर्स देखें। जनरल एप्टीट्यूड करना बहुत जरूरी है, जितना आपका सब्जेक्ट करना जरूरी है उतना ही आपको जनरल एप्टीट्यूड भी करना जरूरी है। जनरल एप्टीट्यूड जिसने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की हो, ठीक है, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की हो, उसके 10 या 12 क्वेश्चन आराम से सही होंगे, ठीक है। जैसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं, अब जैसे मेरी वीडियोस देखी हैं उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेरी हेल्प से, जनरल एप्टीट्यूड के मेरे वीडियो देख के, मेरे लेक्चर्स देख के, ठीक है। सो अपने ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। जैसे अपने पेरीमीटर फाइंड करना है, इसको थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये ट्राइंगल्स बन जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ट्राइंगल, सॉरी, ये ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे ट्राइंगल बनाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। यहाँ पे अपने इसको क्या कर दें, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, बी एंड सी को मिला देते हैं, ठीक है। बी एंड सी को मिलाया तो इस केस में जो ये 30 डिग्री है तो ये अपने कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक लाइन और गिवन थी शायद इसमें, डी परपेंडिकुलर था बी के और डी परपेंडिकुलर था सी डी के। मतलब ये दोनों साइड्स, ये साइड्स क्या थी, ये वाली साइड दोनों साइड्स के परपेंडिकुलर थी, ठीक है। ये गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे ये 60 डिग्री आ गया, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, तो बचा हुआ एंगल ए ये भी 60 बन जाएगा ना, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, तीनों इक्वल आ गए, तो मतलब ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ये 15 है, इसके सामने वाला ये भी 15 आएगा, ठीक है।
तो ये 15 है, तो टोटल सारी साइड्स क्या आ जाएंगी इसकी, 15 15 15 आ जाएंगी ट्राइंगल एबीसी की। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सभी साइड्स का क्या कर लें, सम कर लेते हैं, ए बी ए सी सी डी और डी एंड बी, 5 साइड है ना इसकी। ठीक है, ये कॉनकेव टाइप का ट्राइंगल, कॉनकेव टाइप का है ना। चलिए ये अपने 15 आ गया, ये भी 15 आ गया, ये 15 आ गया, और इसमें ये भी 15 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। ठीक है, टोटल सम क्या आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 75 सेंटीमीटर बी ऑप्शन इसका राइट आ जाना था। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, तो बी ऑप्शन इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 7 पीपल 4 हैव ओनली 1 सिबलिंग्स एंड 3 हैव 2 siblings, 3 have 2 siblings. If 2 persons are chosen at randomly from the group, what is the probability that they are not sibling? ठीक है, 2 persons चूज किए हैं, दोनों के दोनों क्या नहीं होने चाहिए, सिबलिंग्स नहीं होने चाहिए, ऐसी अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलिए डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, एक ग्रुप है कितने पीपल का, 7 पीपल का। ठीक है, उसमें से 4 पीपल ऐसे हैं जिसमें से एक सिबलिंग्स का ग्रुप है, मतलब अपने 1 2 3 4, ये 4 में से क्या है, एक सिबलिंग्स है। मान लो इसको ए बी सी डी अपने ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, या फिर अपने इसमें क्या है, या फिर ए बी सिबलिंग्स है या फिर अपने सी डी सिबलिंग्स है, ऐसे मान लेते हैं। इसके भी 2 ग्रुप्स मान लिए, ए बी या फिर सी डी, इन दोनों में कोई ना कोई सिबलिंग्स है। और सिबलिंग्स क्या होता है, भाई बहन होते हैं ना। ठीक है, इन दोनों में से एक सिबलिंग्स का अपने पेयर है। ठीक है, तो 3 and 3 हैव 2 सिबलिंग्स, मतलब 3 नेक्स्ट 3 अपने ई एफ जी, ये मान लेते हैं इनके क्या है, 2 सिबलिंग्स हैं। ठीक है, मतलब इनके 2 सिबलिंग्स कौन से होंगे, इनमें से होंगे ए बी सी डी में से। ए बी सी डी में से कोई भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, डी ए भी हो सकता है, कोई भी अपने इसके 2 सिबलिंग्स हो सकते हैं ना, ए बी बी सी भी हो सकता है और सी डी डी ए भी हो सकता है, सॉरी ए बी सी डी भी हो सकता है। ठीक है, ए बी सी डी भी हो सकता है। केसेस अलग अलग बन सकते हैं इसके सिबलिंग्स के, जैसे ई एफ जी के अलग अलग अपने ए बी सी डी भी हो सकता है, और दूसरा अपने ए सी बी डी भी हो सकता है। ठीक है, या फिर बी सी ए डी भी हो सकता है ना। ऐसे करके केसेस अपने बन सकते हैं इसके ई एफ जी के सिबलिंग्स के। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं अपने केसेस से। तो अपने को तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों के दोनों सिबलिंग्स नहीं होने चाहिए। तो सिबलिंग्स के लिए अपने 3 ग्रुप बन गए, देखो एक फर्स्ट ग्रुप, अपने सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। ठीक है, 3 ग्रुप्स बन गए, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ग्रुप का। मतलब ये सिबलिंग्स हो सकते हैं और ये सिबलिंग्स हो सकते हैं, ये आपस में तो बिल्कुल भी सिबलिंग्स नहीं है, ई एफ जी तो कोई भी सिबलिंग्स नहीं है। तो अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो टोटल इवेंट्स कितने बनेंगे, टोटल इवेंट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अपने को तो 7 में से 2 पीपल अपने चूज करने हैं। तो टोटल इवेंट्स क्या आ जाएंगे, 7C2, मतलब 7 इंटू 6/2, ये अपने वैल्यू आ जाएगी 21 के इक्वल। ठीक है, बाद में प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे वो अपने डिस्कस करते हैं। जैसे एक मान लो एक आदमी अपने ए से चूज कर लिया, एक आदमी ए बी से चूज कर लिया, एक आदमी अपने सी डी से चूज कर लिया। एक केस ये हो सकता है। ठीक है, ये ए बी या फिर सी डी में से ये चूज कर लिया, ऐसे हो सकता है। और दूसरा अपने कैसे चूज कर सकते हैं, मतलब ये फेवरेबल इवेंट्स हैं, फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स कौन से हैं, 2C1 इंटू 2C1 आ गया। उसके बाद क्या है दूसरा केस, दूसरा केस क्या है, ये हो सकता है कि एक आदमी ए बी में से हो, एक आदमी क्या हो, ई एफ जी में से हो। ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है, मतलब एक आदमी इनमें से हो सकता है, ए बी में से, एक आदमी हो सकता है अपने ये तीनों में से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा केस ये हो सकता है कि एक आदमी सी डी में से हो। ठीक है, एक आदमी क्या हो, ई एफ जी में से हो सकता है इस केस में। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो इसको ऐड करें, अपने फेवरेबल इवेंट्स आ जाएंगे, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 3 6।
ये 16 केसेस आ जाएंगे जो फेवरेबल इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी, इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी 16/21 आ जाएगी। ठीक है, इस केस में तो अपने ए ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तो ए ऑप्शन राइट आना चाहिए 16/21। ठीक है, इस केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16/21 राइट आना था इसका। बाकी इसकी ऑफिशियल आंसर की भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। देखो जून में ही आने की पॉसिबिलिटी है, जून में आ जाएगी इसकी जो आंसर की आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ए पर्सन टेक्स 1,50,000 लोन विद 10% इंटरेस्ट एनुअली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स के अपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 3 सालों का। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, पी की वैल्यू 1,50,000 के इक्वल, 10% इंटरेस्ट है और अपने टाइम गिवन है 3 ईयर्स की। सीधा फॉर्मूला लगा के अपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कंपाउंडेड अमाउंट फाइंड करें, कंपाउंडेड अमाउंट फाइंड करने के लिए p इंटू 1 प्लस r/100, इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये अपने फॉर्मूला आ गया। ठीक है, 1,50,000। ठीक है, इसको इंटू करेंगे 1 प्लस r की वैल्यू 10 है अपॉन में 100, इसकी पावर 3 आ गई। तो 1,50,000 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल। ठीक है, ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे अपने 11 का क्यूब करें तो 1331 इसके इक्वल आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अपने वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए वैल्यू निकालते हैं, ये सॉरी। ठीक है, 1500, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 45 एंड 1 46। ठीक है, और 15 3 जा 45, 45 एंड 4 49 आ गया। उसके बाद अपने ये वैल्यू आ जाएगी अपने 15 1 जा 15 और 19 आ गया। ठीक है, तो 1,99,650 में से अपने 150,000 अपने क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, 1,50,000 अपने माइनस किया तो अपने 49,650 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू आनी थी इसकी। ठीक है, ये ऑप्शंस में गिवन था जो भी था। ठीक है, ये वैल्यू इसकी राइट आनी थी 49,650। तो बेसिक क्लियर था जिसका अपने कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने ए बॉय कैन एस्केप थ्रू ए विंडो ऑफ साइज एट लीस्ट 4 feet। द 28 windows of a house are of size 2, 3, 4 or 5 feet. Their numbers are similar to their sizes. The number of windows available for boy to escape through it। तो अपने नंबर ऑफ विंडोज अपने जिससे अपने बाहर निकल सकता है वो अपने फाइंड करनी है। देखो अपने क्या गिवन है, 2, 3, 4 एंड 5 feet। ये अपने क्या है, टोटल अपने क्या है, उसका साइज है। ठीक है, साइज है और अपने नंबर, देयर नंबर्स आर सिमिलर टू देयर साइज। ठीक है, उनके नंबर्स भी सिमिलर हैं इसके साइज के। मतलब अपने ये 2x है विंडोज, और अपने अपने ये 3x विंडोज हैं, ये 4x विंडोज हैं और ये 5x विंडोज हैं। ठीक है, ये अपने ऐसे गिवन है। तो टोटल विंडोज कितने हैं, 28x। टोटल अपने ऐड करें, ये इक्वल आएगा किसके, 28 के। ये टोटल सम किसके इक्वल आ रहा है, 14x के इक्वल। ये 28 के इक्वल आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। 2 फीट वाली विंडोज कितनी आ गई, 2 फीट विंडोज। ठीक है, नंबर ऑफ 2 फीट विंडोज कितनी है, ये अपने कितनी है, 2 इंटू 2 4 विंडोज आ गई। ठीक है, वैसे ही क्या है, 3 फीट विंडोज कितनी आ जाएंगी, 3 इंटू 3 3 इंटू 2 6 विंडोज आ जाएंगी। ठीक है, 4 फीट वाली विंडोज कितनी आ जाएंगी, 4 इंटू 2, ये वैल्यू आ जाएगी 8 के इक्वल। और अपने 5 फीट विंडोज कितनी आ जाएंगी, 5 फीट विंडोज आ जाएंगी अपने 5 इंटू 2। ठीक है, ये 10 आ जाएगी। तो अपने बॉय की कौन सी विंडो से निकल सकता है,
4 फीट वाली विंडो से निकल सकता है एटलीस्ट 4 फीट, तो 4 फीट वाली और 5 फीट वाली दोनों से निकल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ विंडोज अवेलेबल फॉर बॉय टू एस्केप। ठीक है, बॉय टू एस्केप अपने क्या है, नंबर ऑफ विंडोज। ठीक है, नंबर ऑफ विंडोज कितनी है वो अपने फाइंड करना है ना, वो कितनी है, जैसे 4 फीट वाली कितनी है, 4 फीट वाली 8 है। ठीक है, 5 फीट वाली कितनी है, 10 है, तो टोटल अपने कितनी विंडोज आ गई, 18 विंडोज आ जाएंगी ना टोटल, तो 18 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ट्रेन increases its speed by 20%, then time to reach the target decreases by 2 hours, and if train decreases its speed by 20%, then time increases by 3 hours, then find the usual time to reach the destination in hours। तो अपने यूजुअल टाइम जो लग रहा है, जो टाइम एक्चुअली में लगना चाहिए वो अपने फाइंड करना है ना। जैसे ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड अपने इंक्रीज कर दी 120%। ठीक है, मान लो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मानने अपने 100 मान लेते हैं, या फिर 100 V मान लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। 100 V मान लेते हैं ना, टाइम टी मान लेते हैं, एक्चुअल टाइम जो लग रहा है वो अपने टी मान लेते हैं। तो नेक्स्ट अपने टाइम डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे स्पीड कितनी है इसकी, 100 V है, 100 V नहीं है, ऐसे अपने मान लेते हैं 20% इंक्रीज हुई है ना, तो 120V आ जाएगी। ठीक है, ये स्पीड आ जाएगी। और टाइम क्या आएगा, टाइम अपने डिक्रीज हो रहा है 2 आवर्स में, मतलब T-2 के इक्वल आ जाएगी, जो डिस्टेंस D इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। वैसे ही अपने दूसरी इक्वेशन से, ठीक है, दूसरे केस से देख लेते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, जो स्पीड क्या हो जाएगी, 20% डिक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 20% डिक्रीज हो रही है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अपने 80V आ गई, और टाइम क्या आ जाएगा, टाइम अपने इंक्रीज हो रहा है 3 आवर्स से, तो 3 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दोनों केसेस में डिस्टेंसेस को इक्वल रख लेते हैं। 120V इक्वल टू 80V इंटू, सॉरी इंटू में अपने T-2 भी है ना, 80V इंटू T+3, ये वैल्यू आ गई। V से V कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3T-6 आ गया, और इक्वल टू 2T+6। बेसिक ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आवर्स के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आ जाना था, 12 आवर्स ऑप्शन में था, तो 12 आवर्स इसका राइट ऑप्शन आना था, बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था, स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड, जो मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया था स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड, एक क्वेश्चन पूछा गया था स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आया था एक, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड, एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड पिकॉक, इसका वेन डायग्राम गिवन था। वेन डायग्राम कौन सा बनना था ये मैं बता देता हूँ, ऑप्शंस मेरे को थोड़े से ध्यान नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से ऑप्शंस थे वो अपने ध्यान नहीं है, तो ये मान लो ये गिवन था। ठीक है, ऐसे करके, तो इसके बाद अपने जो राइट ऑप्शन है वो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद अपने ये गिवन था और ये गिवन था ऐसे। ठीक है, तो ये अपने पिकॉक थे अंदर वाले। ठीक है, अंदर वाले पिकॉक आ गए, और बाहर वाला इसके बर्ड्स आ गए, ऑल पिकॉक्स आर बर्ड्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसके बाद ये इंसेक्ट्स और बर्ड्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है ना इनके बीच में, ये इंसेक्ट्स आ गए, और अंदर वाले ये आ जाएंगे एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स अपने बर्ड्स में भी हो सकते हैं और दूसरे इंसेक्ट्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में एक्सटिंक्ट एनिमल्स आ जाएंगे। तो ये अपने वेन डायग्राम इसका राइट आना था, सी ऑप्शन था शायद। ठीक है, जिसका जो भी ऑप्शन था वो बस देख लेना था कि राइट कौन सा बन रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था वेन डायग्राम से रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरिकल क्यूब ऑफ 10 radius 10 units, 2 points at a distance 25 units of globe expanded uniformly of radius 50 units, find the distance between points। ठीक है,
पहले केस में क्या है, पहले केस में इसकी रेडियस गिवन है अपने पास 10 यूनिट्स, ठीक है, ग्लोब की जो यूनिट अपने 10 यूनिट अपने रेडियस गिवन है, और दो पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है, सरकमफेरेंस पर, जिसकी अपने डिस्टेंस है 25 यूनिट्स के इक्वल, ठीक है, 25 यूनिट्स के इक्वल अपने डिस्टेंस गिवन है। उसके बाद क्या है, स्फेयर है ना, स्फेयर की सरकमफेरेंस पे एक अपने पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है कि इसको एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड करके अपने रेडियस इसकी क्या बना दी, 50 यूनिट्स का, ठीक है, स्फेयर बना दिया 50 यूनिट्स का, ठीक है। उसके बाद अपने 50 यूनिट्स का स्फेयर बनाने के बाद ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। जो भी डिस्टेंस इंक्रीज होगी वो अपने बतानी है, कौन सी कितनी डिस्टेंस आएगी, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करनी थी ना। इसके बीच में जैसे 25 यूनिट्स डिस्टेंस थी, ठीक है, दूसरे केस में अपने डिस्टेंस कितनी आएगी तो ये फाइंड करनी थी। देखो सरफेस पे है दोनों पॉइंट, तो सरफेस एरिया से रिलेटेड है, सीधा सीधा ऐसे नहीं है कि 25 है ये ट्वाइस हो गया तो अपने सॉरी ये 10 है, इसकी रेडियस इसकी 5 टाइम्स होगी रेडियस, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत आएगा, 5 टाइम्स तो नहीं होगा, 125 नहीं आएगा। सो अपने कैसे कैलकुलेशन करनी है, इसकी सरफेस एरिया से रिलेटेड कैलकुलेशन करनी है। जैसे इसका सरफेस एरिया देखें, ठीक है, जो इनिशियल सरफेस एरिया ये कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, 4 पाई के 4 पाई आ गया और आर की वैल्यू 10 आ जाएगी, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 400 पाई आ गया। उसके बाद इसका सरफेस एरिया क्या आएगा, दूसरे वाले का सरफेस एरिया 4 पाई, आर की जगह 50 आ गया, 50 का स्क्वायर करेंगे अपने 2500, ठीक है, 2500 आ गया, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 पाई आ गया। अब इसका एरिया 400 है तो इसका एरिया 25 टाइम्स है, ठीक है, 25 टाइम्स ऑफ द इनिशियल सरफेस एरिया, ठीक है, तो 25 टाइम्स इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है जो सरफेस वाला, तो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस भी तो 25 टाइम्स इंक्रीज होगी, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ये कितनी आएगी, कितनी आनी चाहिए, अपने 25 पहले थी और 25 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, मतलब टोटल अपने डिस्टेंस आ जाएगी 625 स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर या फिर यूनिट कोई भी है, ठीक है, वो वैल्यू आ जानी थी जो इसमें बी ऑप्शन में गिवन है 625, ठीक है। आपके कोई ऑप्शन और भी गिवन हो सकता है, बाकी ये ऑप्शंस मैंने क्या है जैसे 25 और 100 जरूरी नहीं है कि पेपर में आए थे ऑप्शन ये वाले, ठीक है, ऑप्शन खुद से भी बनाए हुए हैं, बस मेनली अपने देखना है कि राइट ऑप्शन कौन सा था, राइट आंसर इसका क्या आना था, 625 आना था, ठीक है। ये जिसने किया क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा क्या है टाइम कंज्यूमिंग था, क्वेश्चन को थिंकिंग में टाइम लग सकता है, बाकी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, जिसके पास टाइम था तो वो इजीली सॉल्व कर सकता था। बाकी मैथमेटिकल साइंसेस पे ज़्यादा जोर दें, ठीक है, जिसका मैथमेटिकल साइंसेस का पेपर था, जनरल एप्टीट्यूड का पेपर काफ़ी इजी आया था, लेकिन मैथमेटिकल साइंसेस का पेपर थोड़ा सा टफ था कंपैरेटिवली टू जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में, ठीक है। ऐसे फिजिकल साइंसेस में हुआ कि फिजिकल साइंसेस का पेपर थोड़ा सा टफ आया, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड काफ़ी हेल्प किया, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड से काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको, मेरे लेक्चर देखने से और कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि पेपर में सर के लेक्चर देखने से काफ़ी हेल्प मिली है, ठीक है। 12-13 क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट किए होंगे जिन्होंने मेरे ये पूरे के पूरे लेक्चर्स देखे हैं। सो ऐसे ही मैं आगे गेट की सीरीज लेकर आऊँगा, ठीक है, आज से जैसे 5-7 दिन बाद गेट की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, तब जाके गेट के जो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। बाकी जो CSI और नेट का मैटर है, ठीक है, वो अपने फिजिक्स तड़का से भी कर सकते हैं, फिजिक्स तड़का पे भी इसकी वीडियोस अपलोड होंगी जनरल एप्टीट्यूड की, उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ए डिवाइस रन्स ऑन 4 बैटरीज एंड ईच बैटरी लास्ट फॉर 2 days. If we have 6 batteries, then what is the maximum number of days the device run if we use battery strategically? ठीक है, कैसे यूज करना है इसको, एक स्ट्रेटजी बना के यूज करना है। 4 बैटरीज यूज हो रही हैं एक डिवाइस को रन करने के लिए। देखो 4 बैटरीज है ना, देखो मान लो 4 बैटरीज अपने पहले दिन लगा दी ऑन फर्स्ट डे,
ठीक है। फर्स्ट डे अपने 4 बैटरीज का यूज किया फर्स्ट डे में, ठीक है। जैसे 2 डेज इसकी पावर कंज्यूमिंग है, ठीक है, कैपेसिटी है, मतलब 2 दिन पावर चलती है इसकी जो भी बैटरी की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे सेकंड डे क्या होता है कि अपने इसकी पावर 1 डे की रह जाती है, मतलब हाफ रह जाती है ना पावर, ठीक है। इसकी 1 पावर रह जाती है सभी की, ठीक है। सभी की पावर 1 रह जाती है, मतलब एक दिन और चलेगी सभी की पावर, ठीक है। तो क्या करें, अपने ये 2 बैटरीज को हटा देते हैं। ये 2 बैटरीज को मान लो हटा दिया, पहली 2 बैटरीज को हटा दिया, कोई भी 2 बैटरी हटा सकते हैं, ठीक है। उसकी जगह क्या लगाएं, एक नई बैटरीज लगा दें, ठीक है। 2 नई बैटरीज लगा दी, मतलब उसकी पावर क्या है, उसकी पावर अपने कंप्लीटली 2 डेज की है, ठीक है। 2 दिन चलने वाली है, ये भी 2 दिन चलने वाली है, ये भी 2 दिन चलने वाली है, ठीक है। ये एक एक दिन चलने वाली है। ये तो आज के दिन में जैसे सेकंड डे में क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या है, अब अपने जो 2 वाली बैटरी लगाई थी, मतलब 2 दिन चलने वाली, उसकी पावर एक दिन की रह जाएगी। और एक अपने अलग पावर की रखी थी, 2 बैटरीज रखी थी एक एक पावर की, ठीक है। अलग से अपने निकाल के रखी थी ना सेकेंड डे वाले दिन, उसको यूज करेंगे अपने अब, ठीक है। उसको यूज करेंगे, उसको यूज करके क्या है, फिक्स कर देंगे इसमें जो 1 डेज अपने पावर चलने वाली थी, ठीक है, मतलब वो 1 डेज, इसको ये तो एलिमिनेट कर देंगे, ये तो क्या होगी, डिस्चार्ज होगी दोनों बैटरीज। उसकी जगह जो दोनों बैटरीज अपने निकाली थी उसको अपने रिप्लेस किया इसकी जगह, ठीक है। रिप्लेस किया तो एक दिन ये चारों बैटरीज निकाल जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। इस तरह से कितने दिन बैटरीज चलेंगी, 6 बैटरीज है ना, 6 बैटरीज कितने दिन चल जाएंगी, 3 दिन चल जाएंगी, ठीक है। तो टोटल 3 दिन डिवाइस चलेगा इन 6 बैटरीज से। अपने अगर ऐसे यूज करें, सीधा यूज करते तो 2 दिन ही चलता, सीधा अपने 2 दिन में बैटरीज डिस्चार्ज हो जाती, तब अपने नई बैटरीज नहीं लगा सकते ना, क्योंकि मिनिमम 4 बैटरीज रिक्वायर्स है, अपने रिक्वायर्ड है इसको रन करने के लिए। 2 बैटरीज से डिवाइस रन नहीं होता। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा फॉर ऑब्जर्वेशंस एक्स। if standard deviation if observations are 3x plus 2, then find the new standard deviation will be। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, ये फाइंड करना था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका सिग्मा लगा दें, इसका समेशन करें और अपॉन में n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम रहेंगी, ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी पहले थी उतनी रहेगी, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने x वैल्यू है, मान लो x माइनस एक्स बार, अपने ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस एक्स बार है ना, ये वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर है। तो ये अपने वैल्यू, इसकी सिग्मा गिवन है, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका सिग्मा गिवन है ना, या फिर अपने ऐसे स्क्वायर करते हैं बोथ साइड स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, सिग्मा स्क्वायर आ गई इसकी वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा अपने क्या है, 3x प्लस 2 है ऑब्जर्वेशंस। अगर न्यू ऑब्जर्वेशंस की बात करें 3x प्लस 2 हो जाती है, मतलब पहली ऑब्जर्वेशन 3x1 प्लस 2, 3x2 प्लस 2, ऐसे करके एंड सो ऑन चलती रहती है ऑब्जर्वेशंस। तो इसका जो ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है, न्यू मीन है, वो भी चेंज होगा। न्यू मीन क्या आएगा, मान लो 3x1 प्लस 2, 3x2 प्लस 2, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस है 3xn प्लस n, अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल N आ जाएगा, ठीक है। इस केस में 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn, अपॉन में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और 2 को अलग लिखते हैं तो ये 2n आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3x बार। ये x बार की वैल्यू है, x बार क्या चीज है, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn अपॉन में n, ठीक है। x बार 3x बार प्लस 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अपने न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा,
रूट सिग्मा एक्स बार की जगह 3x बार प्लस 2 आ गया, और माइनस में सॉरी x की जगह 3x प्लस 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद अपने x बार की जगह आएगा 3x बार प्लस 2 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या है, इसका होल स्क्वायर भी है, इसका होल स्क्वायर भी है ना। अपॉन में जो वैल्यू है, अपॉन में वैल्यू क्या है, n है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करें, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रूट सिग्मा 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। समेशन हटा देते हैं एक तरह से, वैसे समेशन का कोई रोल नहीं है, कॉमन आ रहा है ना सभी में, ठीक है। ये 9 आ गया। उसके बाद x माइनस एक्स बार अपॉन में n आ गया, ठीक है, इसका होल स्क्वायर अपॉन में n, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है ना सिग्मा, या फिर अपने स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो उसके बाद स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, बात तो वहीं आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट, चलो स्क्वायर कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो चलो ये वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू रखें, ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे तो 9 सिग्मा स्क्वायर आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से 9 सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 सिग्मा आ जाएगा। तो 3 सिग्मा ऑप्शन इसका राइट आना था, जैसे डी ऑप्शन है 3 सिग्मा, ठीक है। डिपेंड करता है इस पे अपने जो x के मल्टीपल पे, x का कितना मल्टीपल हो गया, ये 2 तो सभी में कैंसिल हो जाएगा ना, x बार में भी 2 आएगा और नॉर्मली x में भी 2 आएगा ऑब्जर्वेशंस में, और मीन में भी 2 आ रहा है, इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसलिए अपने क्या आएगा 3 सिग्मा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो मीन का टॉपिक करवाया था, एवरेज का टॉपिक, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये अपने क्वेश्चन थे जैसे CSIR नेट जून 2023 के जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसके मैथमेटिकल साइंसेस का पार्ट ए का पोर्शन था, जिसको मैंने सॉल्व करवाया। इसके शायद 14 या 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं मैंने, बाकी क्वेश्चंस आंसर की आने पे देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस का थोड़ा सा डिटेल अपने रिव्यू, थोड़ा सा ध्यान नहीं है। जैसे ही अपने क्वेश्चन बाकी आगे आगे कंप्लीट करवाता रहूँगा मैं, जैसे नेट का कोई भी लेक्चर डालूंगा बीच बीच में से, नेट के थोड़े बहुत अच्छे अच्छे जैसे जो टॉपिक है, काफ़ी टॉपिक जैसे मिस हुए हैं, जैसे रेशो का टॉपिक है, रेशो के टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो रेशो का टॉपिक मैं कोशिश करूँगा कि रेशो का टॉपिक कंप्लीट करवाऊँ आपको, ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट करवाऊँ, ऐसे कोशिश करूँगा कि ये डेविएशन वाला था ना, ये डेविएशन वाला भी शायद टॉपिक रहा हुआ है आपका, ये डेविएशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो जिससे क्वेश्चन अपने रह गए, ठीक है, मिस हो गए टॉपिक, जो अपने क्वेश्चन आए हैं बने हैं जिस टॉपिक में से, तो वो टॉपिक कंप्लीट करवाने की मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगली बार और भी बेटर कर सकूँ, कि अपने 20 के 20 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो सके अच्छे तरीके से। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।